नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक विशेष शो हम लेकर के आए हैं और हेमंत अत्री जी के साथ लेकर के आए हैं। संवैधानिक मसला है, सुप्रीम कोर्ट का मसला है, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के सीधे टकराव का मसला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, 8 अप्रैल का ऐतिहासिक फैसला, अब मोदी उसे पलटवाने की कोशिश में लग गए हैं, तैयारी में जुट गए। जस्टिस बी आर गवई सीजेआई के रूप में शपथ लेने वाले पहले बौद्ध। जस्टिस गवई की दस्तक बड़ी जोरदार थी। उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले ही ये ऐलान कर दिया, और ऐलान नहीं था, ये संदेश था सरकार के लिए, न्यायपालिका को अपने हिसाब से चलवाने की कोशिश या मंशा रखने वालों के लिए। कहा उन्होंने, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के बाद कोई लाभ का पद नहीं चाहिए। यही इशारा शायद मोदी सरकार को भारी पड़ गया। एक कहते हैं भय, आशंका, आशंकाओं से और भय से घिरे मोदी, गवई से डरे मोदी ने मुर्मू को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा। 14 सवाल शपथ ग्रहण के साथ ही साथ, करीब करीब साथ ही साथ आप मानिए, जब जस्टिस गवई को सीजेआई के रूप में शपथ दिलवा रही थी द्रौपदी मुर्मू, वो शपथ ग्रहण पूरा होते होते पहले से ड्राफ्ट 14 सवाल, ये ऐसा नहीं है कि उसके बाद बैठ करके राष्ट्रपति ने लिखा होगा। और राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम करती हैं? संविधान की थोड़ी बहुत भी समझ रखने वाले ये जानते हैं, कैबिनेट की सलाह पर काम करती है। ये 14 संवैधानिक दांव पेंच वाले सवाल यानी पहले से तैयार थे। जस्टिस खन्ना के रिटायरमेंट और जस्टिस गवई की आहट से ही बौखलाई हुई या डरी हुई सरकार, सहमी हुई सरकार, ये 14 सवाल तैयार करके राष्ट्रपति को सौंप चुकी थी। अब वो सामने आ गए। कई इसमें गंभीर बातें हैं। मैं 3 सवाल, ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल अपोजिशन के हैं, लेकिन उन 3 सवालों को रख करके सीधी एंट्री करवाता हूं। सबसे पहले ले आइए, स्क्रीन पर ले आइए आप। स्वागत है हेमंत भाई आपका। ये 3 सवाल अपोजिशन की तरफ से हैं। राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने में आखिर आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति है? लॉजिकली इसको बताना चाहिए देश के सामने। क्या भाजपा विधेयकों को रोकने की राज्यपाल की कोशिश को वैध करना चाहती है? राज्यपालों की ये कोशिश जो है राज्य सरकारों के विधेयकों को रोकने की, क्या इसे वैध करना चाहती है? और तीसरा सवाल, क्या केंद्र सरकार गैर भाजपाई राज्यों और उनकी विधानसभाओं को पंगु करना चाहती है? ये तीसरा सवाल और महत्वपूर्ण है। जब राज्य की विधानसभाएं कोई कानून ही नहीं बना पाएंगी, तो जनता की चुनी हुई सरकार के मायने क्या रह गए? फिर तो मजाक हो। अब सीधा हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, ये 14 सवाल, इन 14 सवालों की पृष्ठभूमि और इन 14 सवालों का इंपैक्ट, टेक्निकल मसला है, दर्शक रुचि नहीं लेते ऐसे मसलों में। हमारे देश में मसाला ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो चल रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मसला है ये। तो पृष्ठभूमि, इंपैक्ट और वो सवाल, जरा एक एक करके एक एक धागा खोलिए। धन्यवाद आशीष जी। नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम है। कल आपको पता है जस्टिस गवई ने शपथ ली, और जब शपथ लेके जब वो पहली बार अपने सीजेआई के चैम्बर में पहुंचे होंगे, तो उनके सामने जो चिट्ठी थी वो राष्ट्रपति महोदय की थी, उन्हीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की, जिनसे वो शपथ लेकर के आए थे संविधान की। तो जब वो आए तो उनके सामने टेबल पर वो रेफरेंस था, और रेफरेंस के अंदर जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति महोदय ने 14 सवाल उनसे पूछे थे। 14 सवालों पे रेफरेंस को हम अगर दर्शकों की भाषा में कहें, साधारण भाषा में, तो राष्ट्रपति को एक शक्ति है कि वो किसी भी कानूनी मसले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है। उसको राष्ट्रपति का रेफरेंस कहते हैं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो इसको बार बार हम संदर्भ के रूप में निरूपित करेंगे, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को संदर्भ के तौर पर, कि राष्ट्रपति का संदर्भ। आपको ध्यान है 8 अप्रैल को फैसला किया था, जैसा आपने कहा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने। मामला क्या था, बहुत ब्रीफ में, और फिर आगे चले। उसमें ये कहा गया था, जो तमिलनाडु के श्रीमान राज्यपाल थे आर एन रवि महोदय,
वो 10 जो विधानसभा से पारित कानून थे, एक बार और 2 बार, उनको लंबे समय से लेकर के बैठे थे, उन पे हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। और जब वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे तो वो कानून नहीं बन पा रहे थे। तो उन सब चीजों के खिलाफ तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, ऐतिहासिक फैसला, क्योंकि आपको पता है संविधान के अंदर राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को पारित कानूनों को पास करने के लिए समयबद्ध नहीं किया गया है कहीं पर भी। तो इस बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि राज्यपाल किसी भी विधानसभा द्वारा पारित कानून को 1 महीने के अंदर अपना उस पर लगाएगा, मोहर लगाएगा, या उसको रिजेक्ट करेगा तो उसके कारण बताएगा। बड़ा स्पष्ट फैसला। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है उसको, तो राष्ट्रपति भी उस पर अपनी सलाह देने के लिए 3 महीने में बाध्य होंगे। 3 महीने। फैसला ये है। इस पर केंद्र सरकार को आपत्ति हुई और उनके जो सबसे बड़े ट्रबल शूटर हैं, पता नहीं लोग ट्रबल शूटर कहते हैं, मैं उनको ट्रबल क्रिएटर कहता हूं, वो है श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय, जिनको राष्ट्रपति बनने की बहुत ज्यादा जल्दी है, जगदीप धनखड़ जी। वो मैदान में ही कूद के फैसला आती, और जो लॉ के इंटर्न थे उनके सामने उन्होंने क्या कह डाला, उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। ये पूर्णतः गलत है, उन्होंने ये कहा। जबकि सच्चाई में अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपति हमारे देश में है वो केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। हमारे संविधान की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वो सिंबॉलिक हेड है, और वो केंद्रीय कैबिनेट की एड और एडवाइस, शब्द लिखा हुआ है एड एंड एडवाइस संविधान, उसके तहत काम करता है। सीधी सी बात है। और मैं इसको कहीं टेक्निकल नहीं लेके जाऊंगा, मुझे पता है कि दर्शकों की भाषा में इस पर चर्चा करेंगे और उनका कोशिश करेंगे हर संशय का समाधान करें। अब समस्या क्या हुई, आप इस पूरे खेल को समझिए कि जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, आपको पता है राज्यपाल तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है वहां पे, और आपको पता है मोदी जी को विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, पहले कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए था, आजकल उनका एक स्टेप आगे चले गए विपक्ष मुक्त भारत। अब फिर भी विपक्ष की सरकारें चुन के आ जाती है, तमिलनाडु में आ गई। तो उनका जो राज्यपाल था RN रवि, उसने भाई ने क्या किया कि सालों तक 10 कानून अपने रखे, पारित करके जो विधानसभा ने भेजे, एक बार और 2 बार, उसके बावजूद भी या तो रखे हुए थे अनसाइंड या राष्ट्रपति को भेज दिए ताकि वो कानून ना बने। ठीक, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूल सेटल कर दिया, लॉ सेटल कर दिया कि 1 महीने में राज्यपाल और 3 महीने में राष्ट्रपति। और हालत ये कर दी कि जो उन्होंने लंबे समय से साइन नहीं किए थे, उन्होंने कहा कि इनके साइन की जरूरत भी नहीं। तो पहली बार देश में कानून बना जिसमें राज्यपाल के साइन ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश किया क्योंकि उनको एक सबक सिखाना था, और उसमें यह भी लिखा है कि उन्होंने राज्यपाल के पद की बजाय किसी के प्रतिनिधि के तौर पर इन सारे कानूनों को बनने से रोका। बहुत बहुत सीवियर इंडिक्टमेंट्स थे, अगर आप देखेंगे ना उसको, बहुत सीवियर स्ट्रिक्चर्स थे। अगर किसी में भी थोड़ी सी लोक लाज होती, कोई नैतिकता की कोई छोटी मोटी बात होती, तो वो इस्तीफा या तो वो भाई इस्तीफा दे देता या केंद्र उसको बर्खास्त कर देता। लेकिन माननीय निंदानाथ जी बहुत स्पष्ट शब्दों में देश को बता चुके हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो वो तो आप जरूर से ज्यादा उम्मीद करते हैं, हम भी दर्शक भी, कि नैतिकता की कोई बात होगी और ये सारी चीजें, ये सब गायब जमाने की बातें हैं। ये राजनाथ जी उसकी पुष्टि कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर जो थे वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे, लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनी गई सरकार है उसको कमजोर करने पर राज्यपाल को, जो राज्यपाल के जरिए जो प्रदेशों की सत्ता को हाँकने का ये पूरे का पूरा प्रयास था, सारे देश ने देखा ही, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। राज्यपालों के जरिए मुझे ये बताइए कि आमतौर पे अगर कोई प्रोग्रेसिव देश इस फैसले को देखे तो ये तो एक गवर्नेंस का सुधार नहीं है, अगर आप इसको सही मायनों में देखें बिटवीन द लाइन्स, कि भाई जो चीज आप सालों तक रखे पड़ी रहती थी, जो महीनों तक रखी रहती थी, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, उसने ये तो नहीं कहा कि आप इसको पास कीजिए, उसने कहा कि आपको इस पे जो भी फैसला करना है राज्यपाल को वो 1 महीने में कर दे। अगर उस पर मोहर लगानी है तो मोहर 1 महीने के अंदर लगाए, और नहीं लगानी, मान लीजिए उसको वापस करना है, तो उस पर स्पीकिंग ऑर्डर लिखते हुए, कारण बताते हुए वापस भेज दे लेजिस्लेचर को। उसके बाद संविधान के अंदर पावर है, उसके अंदर सारा प्रावधान है कि भाई अगर वापस गया विधायिका के पास और विधायिका ने दोबारा उसको पास कर दिया तो आपको फिर उसको साइन फिर बाध्यकारी हो जाएगा। ठीक, तो उसमें भी कह दिया कि 1 महीने के अंदर। अब कुल मिलाकर के आप तो चाहते हैं कि विपक्ष की सरकार ही ना चले, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं 1 महीना, और मैक्सिमम दोबारा अगर आए तो फिर 1 महीना, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर आपका फेमस क्या था कि आप ना तो खुद करेंगे ना उसको होने देंगे, तो कई महीने तक अपने पास रखेंगे, और जब ज्यादा दबाव बनेगा तो ठाके राष्ट्रपति को भेज देंगे, फिर वहां पड़ा रहेगा। यहाँ राज्यपाल उनका प्रतिनिधि, केंद्र में सरकार, उनकी तो कोई समस्या नहीं। तो तमिलनाडु में यही हुआ कि जो कानून थे 2 साल 2.5 साल इस तरीके से पेंडिंग पड़े हुए थे।
वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब समस्या क्या है कि अब ये लगातार आपने देखा, हमने पहले भी इस पे 2 शो किए मैंने और आपने, उस समय भी ये बात आई थी कि 8 अप्रैल का फैसला था, 11 को ये ऑनलाइन अवेलेबल हुआ, और उसके बाद केंद्र सरकार लगातार बड़ी असहज थी, बहुत असहज थी। और पहले ये भी हुआ, इसके लॉ मिनिस्ट्री के साथ ये भी बात हुई कि इसको रिव्यू में जाते हैं, और मैंने तब भी आपको बताया था कि रिव्यू में जाने का कोई फैसला नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसी बेंच के पास जाएगा, और उस बेंच को आपको ये बताना पड़ेगा कि आर्गुमेंट में ये चीज आई थी, ये फैसले में कवर नहीं हुई, तो इसलिए आप उस बेंच के सामने उसकी सीमाएं थी। तो इसमें लगातार 11 अप्रैल से लेकर के आज 15 मई है, तो सरकार में हर स्तर पर इसमें बहस हुई, बातचीत हुई, सारे सलाह मशवरा हुआ, और अल्टीमेटली ये हुआ कि इसको राष्ट्रपति के रेफरेंस के तौर पर हम भेज देते हैं वापस। ये सारा का सारा इसकी बैकग्राउंड है। तो जब गवई साहब पहुंचे दफ्तर में शपथ लेके, तो उनके सामने द्रौपदी मुर्मू जी की चिट्ठी रखी थी, उसपे 14 सवाल पूछ लिए गए, और वो 14 सवाल ऐसे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई भी सवाल उनमें है जिसपे इस दौरान में बहस ना हुई हो जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। हाँ। अब इसकी संवैधानिक स्थिति सुन लीजिए। इसमें बड़ी हैरानी की बात है, दर्शक सोचेंगे कि यार इस देश में हो क्या रहा है। मैंने जब इस पे सारा पढ़ाई की, सारा जब आपने कहा कि इस पे बात करेंगे, सबसे पहले मजेदार बात तो है कि राष्ट्रपति संदर्भ भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनकी क्षमता है, शक्ति है, कोई समस्या नहीं। केंद्र की सलाह पे ही भेजा है ऑब्वियसली। उसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी सलाह दे, जो भी, यस और नो, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो फिर क्या भेजने का क्या फायदा है? अगर सुप्रीम कोर्ट यस कहे तो भी हो सकता है रिजेक्ट कर दे, ना कहे तो भी रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर ले, वो राष्ट्रपति के या सरकार के विवेक। दूसरी मजेदार बात और है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये बाध्यकारी नहीं है कि वो सलाह जरूरी दे, तो ना भी कर सकता है। तो फिर इस एक्सरसाइज का कोई मतलब बचा क्या? दूसरी बात। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है संविधान में, वो ये है कि जिस भी किसी मसले, आर्टिकल 143 का, ये जो राष्ट्रपति संदर्भ मांगती है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जो सलाह मांगती है सुप्रीम कोर्ट की, ये आर्टिकल 143 के तहत होता है, 143 के। इसमें ऐसा कोई मामला नहीं लिया जा सकता जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले से मौजूद हो। अब आप सोच करके देखिए, ये संदर्भ किस पे है? ये तो संदर्भ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही तो है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो टाइमलाइन दी है कि 1 महीने में राज्यपाल फैसला करेगा, 3 महीने में राष्ट्रपति फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में सलाह कैसे दे सकता है? लेकिन दे दे, अब चिट्ठी लिख दी भाई, हम लोग की ताकत है। केंद्र सरकार ने कहा, राष्ट्रपति ने एड एंड एडवाइस पे चिट्ठी लिख दी। अब जो 14 सवाल पूछे हैं, उस पर बहुत, अगर आप कहो तो मैं उस पर जा सकता हूँ, हालांकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उस पर कर सकते हैं। सार बताना है, मैं कहा ना कि टेक्निकल मसले, इसको सरल अगर दर्शकों तक पहुंचाए तो हो सकता है लोग देख लें, नहीं तो कहाँ इस देश में फुर्सत है संविधान के बारे में और लोकतंत्र के बारे में सुनने किसी के पास। ये फुर्सत ही नहीं है, तभी तो मोदी जी राज कर रहे हैं। वो खतरा उठाते हुए अगर यही आदेश है तो सारे सवाल में बता देता हूँ आपको। सारांश उसका बता दो आप, सारा ही हो जाए, फिर उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, इट विल टेक 1 more minute, क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने जो 14 सवाल पूछे हैं, उसमें पहला सवाल ये है, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। ये बिल्कुल साफ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, इस सवाल के जवाब की कोई जरूरत नहीं, मैं क्लियर बता दूं आपको। उसमें दूसरा सवाल है, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हैं? इसका जवाब है हाँ, बंधे हैं। लेकिन फिर भी अगर वो चाहे, ये मैं ही बता रहा हूं जो राष्ट्रपति महोदय ने पूछा है संविधान के मुताबिक, अगर वो किसी बात से असहमत है तो वो उसको वापस भेज सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो दोबारा भेज सकते हैं विधायिका को, और विधायिका उसको फिर चाहे तो दोबारा पास करके जब राष्ट्रपति को, राज्यपाल को भेजेगी, फिर वो बाध्यकारी है। और केंद्र में भी ऐसे ही है, राष्ट्रपति के लिए भी ऐसा ही है, और स्टेट में भी ऐसा ही। तीसरा सवाल यह है कि क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? ये बिल्कुल सेटल्ड है, बिल्कुल चुनौती दी जा सकती है, लगातार है, इस पे तमाम सारे फैसले हैं। चौथा सवाल है, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसले पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है? जवाब है नहीं, नहीं रोक सकता है। पांचवा सवाल है, अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? बाकायदा कर सकती है, और उसी आर्टिकल 142 के तहत ये किया गया है, जिसको अब राष्ट्रपति ने सलाह मांगी। आर्टिकल 142 जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है, उसी के तहत ये किया गया है।
नंबर 6 सवाल है, क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है और रह रहकर दी जाती रही है। आपको ध्यान होगा कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है, वो राष्ट्रपति के दस्तक से ही लगता है वो। तो हाँ, वही मैं बोलने वाला था, बहुत राज्यों में कोई गिनती नहीं है, इतने केस गए। हाँ, तो वो जो है हमेशा केंद्र सरकार की एडवाइस पे राष्ट्रपति उसको लागू करती है, ऑर्डर करती है, अध्यादेश जारी करती है, और उसके बाद आपको पता है कितने राज्यों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को यूज करते हुए उसको सेट असाइड किया है। ये कोई बताने की बात नहीं। उसके बाद क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? ये तो अभी भी करके दिखाया और कर ही सकती है, इसलिए आर्टिकल 142 का मतलब है। इसके अलावा तो कोई मतलब नहीं। क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? ये उसमें सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति की स्वीट विल है। राष्ट्रपति लेना चाहे तो ले, ना लेना चाहे तो मत ले। इसमें तो कोई बाध्यता संविधान में है नहीं। फिर 9वें नंबर पे है, क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों के फैसले पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? जब आप कानून को बनने ही नहीं देंगे और वो एक बार पास होकर दोबारा भी आ जाएगा पास होकर के, फिर भी नहीं करेंगे, तो आप बता दीजिए अदालत क्या करेगी? अदालत किस लिए बैठी है? मैं इसमें एक लाइन जोड़ देता हूँ, एक लाइन और क्लियर कर दूं। कानून बनने से पहले क्यों अदालत हस्तक्षेप कर सकती है, सुनवाई कर सकती है? क्योंकि संविधान कहता है कि दूसरी बार अगर विधानसभा ने पास कर दिया तो बाध्यकारी है। आप संवैधानिक मान्यताओं को, संविधान को आप अगर दरकिनार करोगे तो क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं दखल देगी? वो कस्टोडियन है संविधान की। बिल्कुल जी। अब आप आगे चलिए। क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, और कितने फैसले बदले इस देश के अंदर। इसके जो भी कानून बनता है वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम ही ये है कि जो कोई भी देश में कानून बना उसके वो संविधान के दायरे में है या नहीं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं है। यही तो काम है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? वो किसी भी कानून की वैधानिकता जांच करने के लिए ही सुप्रीम पावर है सुप्रीम कोर्ट को, और इसीलिए उसको एक आर्टिकल 142 दिया गया है, उसकी ताकतें दी गई है। 11वां सवाल है, क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है? जवाब है नहीं होता है। इसका ऑब्वियसली जब तक राज्यपाल साइन नहीं करेंगे तो लागू नहीं होगा, लेकिन चूंकि राज्यपाल लंबे समय तक लेके बैठे रहे इसलिए उसको डीम्ड टू बी अप्रूव्ड माना गया। ध्यान होगा आपको तमिलनाडु के केस में। फिर उसमें 12वें नंबर पे सवाल है, क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? ये सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई तय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की भी बेंच हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है, 9 की भी हो सकती है, 11 की भी हो सकती है, 13 की भी हो सकती है, और ये हुआ है इतिहास में। उसके बाद 13वां सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल ना खाता हो? इस पे डिपेंड करेगा कि आपका नजरिया क्या है, आप उनको किस रूप में देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी फैसला आपके नजरिए से ज्यादा डिसाइड होता है। आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। और चौथा और आखिरी सवाल है, क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? निश्चित तौर पे केंद्र और राज्य सरकार के बीच में और कौन सा स्टेट हाई कोर्ट तो कर नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। और इसमें आपने आखिर में देखा 13 मई को राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर, 14 मई को जस्टिस गवई ने शपथ ली। तो बड़ा साफ है कि जैसे ही वो शपथ लेके पहुंचे, पहली चिट्ठी राष्ट्रपति महोदय के रेफरेंस की थी उनके सामने। तो ये सारे का सारा इसका बैकग्राउंड, और ये राष्ट्रपति के सवाल है। अब सवाल आशीष भाई ये आएगा, अगर आप अनुमति दे तो, कि इसके पीछे मंशा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात मंशा है। जिस दिन ये फैसला आया था, हमने उस दिन भी कहा था कि सरकार में कितनी बेचैनी थी उसमें, अगर आपको ध्यान हो, बहुत ज्यादा बेचैनी थी। और जब भी उपराष्ट्रपति महोदय जब कूदते हैं ना मैदान में, क्योंकि राष्ट्रपति बनने की जल्दी उनको है, तो वो सबसे ज्यादा मैदान में उतरते हैं। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है? भाई, राष्ट्रपति एक सिंबॉलिक हेड है, फिर मैं बता रहा हूं, और वो इंडिविजुअली कोई काम नहीं करता है, वो हमेशा केंद्र सरकार की एडेड एडवाइस में काम करता है। तो जितने भी केसेस, आप एक चीज बताओ आपको, अगर किसी अधिकारी को राज्य सरकार सस्पेंड करती है, मान लीजिए, और तो छोड़ दीजिए, कोई सस्पेंशन या डिसमिसल है, आपने राज्यपाल का ऑर्डर पढ़ा है कभी? द गवर्नर ऑफ हरियाणा इज प्लीज टू सस्पेंड, ही इज प्लीज टू डिसमिस, वो राष्ट्रपति, राज्यपाल के नाम से दस्तक होते हैं। इस तरीके से ऐसे ही राज्यपाल को थोड़ी पता है किसको सस्पेंड कर रहे हैं, किसको डिसमिस कर रहे हैं, नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट का क्योंकि सिंबॉलिक हेड है राज्यपाल, इसलिए उसकी तरफ से चिट्ठी जाती है, और ये खास तौर पे गजटेड अफसरों के मामले में होता है। ऐसे ही
केंद्र की जब आप बात करेंगे, कोई गजेटेड अफसर सस्पेंड हुआ, आपने क्या नाम है उसको डिसमिस किया या ट्रांसफर हुआ, तो या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होगा वही चिट्ठी, और बड़ी उन मामलों में कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट करने लगी। आपको पता है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। अब सवाल ये है कि जो राष्ट्रपति जी का ये संदर्भ भेजा गया है, ये क्यों जरूरी था? मोदी सरकार, आपने बिल्कुल कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति की आड़ लेने का फैसला किया है, और ये अपने आप में बड़ा रोचक है कि वो आड़ और वो संदर्भ भी सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर लिया गया है, जो कि हो ही नहीं सकता। साफ कहता है संविधान के आर्टिकल 143 के अंदर ऐसा कोई मामला हो ही नहीं सकता जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही रेफरेंस है। अब इस संदर्भ के जरिए बेसिकली आप मंशा समझिए क्या है। मंशा इंपॉर्टेंट है केंद्र सरकार। इस संदर्भ के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रपति के पद की आड़ में विपक्ष शासित राज्यों की विधायिका और इसकी शक्तियों को राज्यपाल के जरिए ठप करने की फिराक में है दोबारा से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको कह दिया कि टाइम बाउंड कर दिया, तो ठप नहीं हो रहा था। आप क्या कर सकते थे? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना उसको रख सकते थे, 1 महीने बाद उसको कारण बता के वापस कर सकते थे। वो दोबारा पास करते, आपके पास 1 महीने बाद आपको वो मंजूर करना। तो अब सरकार इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए, आप समझिए खेल क्या है, इस पे सुनवाई हो दोबारा से, पूरा मामला जब तक नया फैसला है तब तक ये खेल चलता रहे, विपक्ष की सरकारों को पंगु बनाए रखिए, उनको काम मत करने दीजिए। इसके पीछे मंशा ही है। दूसरा, मैंने आपको आर्टिकल 143 का बता ही दिया। तीसरा, ये जो पूरा संदर्भ है, आपने इसकी टोन देखी, इसका टेनर देखा, इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर भी सवाल है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को जो इनहेरेंट पावर्स है आर्टिकल 142 में, उसको कहीं ना कहीं चुनौती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो मूल काम ही संविधान की व्याख्या करना, उसका और कोई काम है ही नहीं, केवल और केवल उसका काम संविधान की व्याख्या करना है। उसके बावजूद भी उसकी सत्ता को चुनौती देना, उसकी शक्तियों को चुनौती देना, ये इस रेफरेंस में आपको बिल्कुल साफ झलक रहा है उन सवालों में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। तीसरा, केंद्र की इच्छा के मुताबिक यदि संविधान की व्याख्या की गई, मान लीजिए जैसे सरकार चाहती है, तो फिर इस देश के संसदीय लोकतंत्र का, संघीय ढांचे का और जो स्टेट्स की जो अपनी स्वायत्ता है, उनका क्या हल होगा? आप बताइए। उनके कफन में कील नहीं होगा कि जैसे केंद्र चाहे, अगर उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने दें और उसी को तरह से सब कुछ होने लगे, राज्यपाल भी निर्बाध हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो फिर तो कहां बचेगी विधायिका, कहां बचेगी, उसकी इंडिपेंडेंस कहां बचेगी? कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तो जो केंद्र चला ले, फिर उसमें स्टेट्स में चुनाव कराने की भी क्या जरूरत है? हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर की भी कोई जरूरत नहीं। फिर तो ये है इसके पीछे की मंशा। उसके बाद केंद्र सरकार जो है वो, और उसके प्रतिनिधि जो है वो कौन है? राज्यपाल को लोकतंत्र में विपक्षी सरकारों के फैसलों और नीतियों को वोट कर वीटो करने का अधिकार दिया जा सकता है क्या? यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनलिमिटेड समय तक वीटो करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और जब कार्यपालिका काम नहीं कर रही थी तमिलनाडु में, जब तो क्योंकि राज्यपाल भी उसी को अप्रूव नहीं कर रहे थे विधायिका के उसको, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना। यही सिचुएशन है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो ये संदर्भ जो है, अगर आप इसको प्राइमा फेसी देखें, इसमें राष्ट्रपति की बात नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से होता है, उनकी एड एडवाइस होता है। अगर आप इसको नट शेल में अगर इसको एनालाइज करके क्लोज करें, तो ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ये कंप्लीटली दुर्भावनापूर्ण है, कंप्लीटली केंद्र सरकार की विम्स के ऊपर है, सत्तावादी इरादे से किया गया है, और ये संसदीय लोकतंत्र, राज्यों के अधिकारों, संघीय संवैधानिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है। संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने का ये जो एक प्रयास है, इसको अगर डेमोक्रेसी बचानी है, अगर देश के अंदर संघीय ढांचा बचाना है, तो इसका विरोध किया जाना बेहद बेहद जरूरी है। वरना फिर स्टेट्स के अंदर अपोजिशन की कोई गुंजाइश बचेगी ही नहीं। केंद्र जैसे चाहेगा वैसे कानून बनेंगे, वैसे लागू होंगे, जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे लागू। ये है एक लाइन में ये संविधान को खत्म करने संघीय, देखिए जब संघीय ढांचे पर चोट होता है, ये सीधा सीधा कहां पर है चोट? संघीय ढांचे पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर अगर प्रहार होगा, चोट होगा, तो लोकतंत्र पर सीधा चोट। जब सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा, बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है।
विकेंद्रीकरण करता है। राज्य की अपनी ताकतें होती हैं, केंद्र की अपनी ताकतें होती हैं। जब वो विकेंद्रीकरण, अच्छा, लोकतंत्र में और डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तानाशाही में सत्ता का केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकृत होती है पूरी सत्ता एक आदमी के मुट्ठी में होती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है विकेंद्रीकरण होता है। एक आदमी के ही हाथ में पूरा का पूरा देश की तकदीर, तस्वीर सब एक हाथ में मुट्ठी में नहीं होती। इससे राज्यों की शक्तियां खत्म होंगी, फेडरल स्ट्रक्चर खत्म होगा, फेडरल स्ट्रक्चर खत्म होगा तो डेमोक्रेसी खत्म, डेमोक्रेसी खत्म तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही वो हो गया, फिर अस्तित्वहीन हो गया, वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। ये बहुत दूर तक के वार करने वाली है। और इसके पीछे एक नारा, वो नारा यहाँ देश में क्या है ना कि नारों के पीछे लोग भगते हैं। वो नारा सबसे पहले जब आया था उस वक्त भी निजी चर्चाओं में मैंने कहा था, आज फिर ले आता हूं, जो डबल इंजन का नारा है ना, ये डबल इंजन का नारा ही गैर लोकतांत्रिक है। यस, डबल इंजन का नारा क्यों गैर लोकतांत्रिक है? डबल इंजन का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में चलना है। केंद्र इस डायरेक्शन में जाएगा, राज्य उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इंजन के पीछे इंजन लगा है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ट्रेन के गार्ड के डब्बे की तरफ एक इंजन हो, एक उधर हो, दोनों अपने अपनी अलग दिशाओं में जाए, ऐसा तो होगा नहीं। डबल इंजन मतलब है कि केंद्र सीधा, इसका भाव तो ये है ना हेमंत भाई, कि डबल इंजन मतलब कि जो दिल्ली वाला इंजन है उसी के पीछे राज्यों वाला इंजन अटैच हो जाएगा, उसी में धक्का मारेगा। और यही ये नारा ही गैर लोकतांत्रिक नारा है। उस नारे का असली डबल इंजन के नारे का मतलब ये नहीं है कि राज्य में भी हमारी सरकार बनाओ। डबल इंजन के नारे का मतलब है लोकतंत्र खत्म करो, संविधान खत्म करो। और जो ये 14 पॉइंट आपने गिनाया, ये 14 पॉइंट सब थोड़ा हो सकता है आपको न वो हो, हजम हो, क्योंकि भाई महामहिम के बारे में और ये है। लेकिन ये जो भी ड्राफ्ट किया है, ये 14 पॉइंट कंप्लीट नॉनसेंस है, कंप्लीट नॉनसेंस है ये 14 के 14 पॉइंट। एक एक पॉइंट आपने तो गिना दिया, उस पर हम दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन एक एक पॉइंट आप क्या पूछ रहे हो वो समझ से बाहर है। क्या पूछ रहे हो? अरे वही सब तो चर्चा करके पालतीवाला और महादेवन साहब ने दिया फैसला, यही सब विचार करके दिया फैसला कि आप कर क्या रहे हो, संविधान की मूल भावना क्या है, उसके साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हो। एक फाइनल, बस फाइनल कमेंट, क्या ये जो 13 तारीख, ये जो है सलाह, ये 14 सवाल, ये जस्टिस खन्ना से भी हो सकते थे। ये 11 अप्रैल को आया ना पब्लिक डोमेन में, 8 अप्रैल का फैसला है। ये 13 तारीख को, 14 को शपथ विधि, 13 को दस्तखत। ये गवई का डर है क्या? मुझे निजी तौर पर ये लगता है, क्योंकि गवई ने अपने आने से पहले जो कहते हैं ना कि फिल्म में एंट्री ही इतनी धमाकेदार की, और वो भी जब कास्टिंग चल रहा था उसी समय, इतनी धमाकेदार कि उसी से मुझे लगता है एक सब खलबड़ी मच गई। गवई का डर है। नहीं आशीष भाई, देखिए आज की तारीख में इस सरकार में डर वर की बात तो हम भूल जानी चाहिए। जिस तरीके से सरकार चलती है उसमें डर वर की तो कोई गलतफहमी कोई पाले ना तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन गवई साहब ने एक बहुत शानदार शुरुआत एक बात की उसके लिए वो कैसे फैसले करेंगे, क्या करेंगे, वो भविष्य के गर्भ में है। मैं और आप कोई ज्योतिषी नहीं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात जो कही ना कि मुझे पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। इसको कहते हैं स्कोर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्लेट के साथ शुरू करना। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैं जरूर साधुवाद लूंगा, क्योंकि अरुण जेटली ही कहा करते कि रिटायरमेंट से पहले के फैसले पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स का कहीं ना कहीं उसमें छाया दिखती है। तो टू दैट एक्सटेंट मैं गवई साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने अच्छा काम किया और देश उनकी तरफ देख भी रहा है जो आज हालात है। लेकिन फिर मैं आशीष भाई घूम के फिर उसी बात पर आऊंगा जो दर्शकों के लिए जरूरी है कि इस जो ये आपने राष्ट्रपति का संदर्भ के नाम पर जो ये भेजा है सुप्रीम कोर्ट को, इसके पीछे की मंशा समझिए क्या है। और एक सवाल है मेरा, राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने पर आपत्ति क्यों है, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं यही शुरू किया था, यही किसी भी चीज का फैसला एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में क्यों नहीं हो जाना चाहिए अगर आप एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी और प्रोग्रेसिव देश है। मोदी जी तो कहते थे कि मैं तो सुधारों के लिए बना हूं, तो इसमें आपत्ति आपको क्यों है? पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, भाजपा राज्यपालों की अड़ंगेबाजी और देरी को कानूनी दर्जा देने के पक्षधर क्यों है? उस जो लटकाए रखने की जो मुहिम है
और आपने किसी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट में आज तक ऐसा होता देखा कि राज्यपाल ने वहां का कोई कानून रोक लिया, वहां का कोई बिल रोक लिया? तो इसका मतलब विपक्ष ही सारे उल्टे काम करता है क्या? इनकी सारी सरकारें दिल्ली से ही चल रही है क्या? इसका दूसरा मतलब ओवरटोन ये भी है। तो क्यों ये रिग्रेसिव स्टेट बनना रहना चाहते हैं? देश को क्यों रिग्रेसिव बनाना चाहते हैं? किसी भी चीज को अगर टाइम बाउंड करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी कामकाज में गुणवत्ता आती है, आप टाइमलाइंस में काम करना सीखते हैं। और 1 महीना कोई कम समय नहीं होता आशीष भाई, कितना ही एग्जामिन कर लीजिए 1 महीने के अंदर। 10 पेज का 20 पेज का बिल होता है, ऐसा तो है नहीं कि 2,500 पेज कोई आ गया आपके पास। इट्स नॉट दैट द केस। अगला चलिए, बेसिकली क्या है कि मामला राष्ट्रपति व राज्यपालों के अधिकार व दर्जे का है ही नहीं, ये संविधान का मामला है, संविधान के ब्रॉड स्ट्रक्चर का मामला है, संघीय शासन प्रणाली का मामला है। ये बेसिकली देश को दोराहे पर लाकर खड़ा किया है इस रेफरेंस के जरिए। और इससे अगर सीधी सीधी मैं बात करूं, विपक्ष के जो शासित राज्य हैं उनकी स्वायत्ता पर खतरा है, उनकी विधायिका पर खतरा है, उनकी कार्यपालिका पर खतरा है। ये जो रेफरेंस है अपने आप में सवाल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत राज्यों के विधायकों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत है या नहीं? अनुच्छेद 143 के तहत ये भी स्पष्टता की है राष्ट्रपति महोदय ने। अरे भाई उन्होंने तो दे दी है ऑलरेडी, दे हैव ऑलरेडी गिवन इट। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यहाँ पे कंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय हो गया, मुझे पता है। इसमें मसाला नहीं, इसमें कॉमेडी नहीं है, इसमें ट्रेजेडी नहीं है, ये गंभीर मसला है और आज के दौर में गंभीरता की गुंजाइश कम है। लेकिन आपने कहा तो मुझे लगा कि इस पे दर्शकों के सामने जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पहला, कि किसी भी बिल पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयबद्ध फैसला करना चाहिए। देश के आम दर्शक ये बता दें कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहला। उसके बाद उन्होंने कहा कि जुडिशियल समीक्षा जो है आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के फैसले की भी संभव है। तो है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। राष्ट्रपति फिर पूछ रही है कि है कि नहीं? उन्होंने इसमें फैसले में लिखा है कि राष्ट्रपति के फैसले की भी समीक्षा संभव है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति का फैसला नहीं होता, वो केंद्र सरकार का फैसला होता है, कार्यपालिका का फैसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो केसेस एडजुडिकेट करता है उसमें से 80-85% में केंद्र सरकार ही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति के खिलाफ होते हैं या राष्ट्रपति के पक्ष में होते हैं। वो सरकार बनाम ये है, भारत सरकार बहुत सारे केसेस में थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाती है, वो एक प्रोटोकॉल है, वो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। तो दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तीसरा जो उन्होंने कहा कि देरी अगर आप करते हैं तो कारण बताने होंगे, और वापस करते हैं तो उसके भी कारण बताने होंगे। ऐसे ही बिल वापस नहीं भेज सकते आप। तो इसके पीछे मंशा क्या है कि गवर्नेंस के अंदर एफिशिएंसी लाना, उसको जो कानून है, जो प्रस्ताव है जो आपके पास गया है राज्यपाल के पास, उसको फुटबॉल मत बनाएं कि आप उसको लात मार दें उधर, वो फिर विधायिका के पास चला गया, वहां से पास होकर फिर वो चला गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने एक लात मारी और राष्ट्रपति भवन में आ गिरा। तो इस जो मंशा और इस सारी चीजें हैं, इसको खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही एफिशिएंट प्रणाली कि राज्यपाल 1 महीने में विद रीजंस अगर वापस करता है तो राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर। मैं इसको बेहद प्रोग्रेसिव मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। और बाकी चीजें देखिए, न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका सुप्रीम है, राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम है, आदरणीय है। केंद्र सरकार की मंशा क्या है वो साफ झलक रही है इन 14 सवालों के अंदर। और बाकी इस देश का जो असली मालिक है वो है देश के दर्शक और देश की जनता। फैसला वो कर ले केंद्र सरकार की मंशा क्या है, क्यों वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्यों संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है, और किसी भी कानून को चुनी हुई सरकार द्वारा पारित करने के बाद केंद्र के प्रतिनिधि राज्यपाल को रोकने का अधिकार क्यों होना चाहिए। इस पर भी फैसला अगर दर्शक करे, जनता करे तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा ये मानना है। तो बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें ये तो सिस्टम की सफाई का काम किया था, इतना बेहतरीन काम, मतलब पिछले काफी वक्त में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त फैसला था जिससे आम आदमी कनेक्ट था, डायरेक्ट कनेक्ट था। आशीष भाई, इसको फैसला, मैं आपको कह रहा हूं इसको फैसला ही मत कहिए आप, ये एक गवर्नेंस का रिफॉर्म था। रिफॉर्म था, वही बता रहा हूं। हमने सरकार बनाई चुन करके 5 साल के लिए, 5 साल बाद हम सरकार से क्या पूछेंगे जब सरकार कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी तो सरकार क्या बताएगी अपने प्रदेशवासियों से, अपने मतदाताओं से क्या बताएगी सरकार, और मतदाता क्या पूछेगा। अगर सरकार की मंशा गलत भी है तो भी सरकार छिप जाएगी राज्यपाल के पीछे कि भाई काम नहीं करने दिया। तो दोनों तरफ से यहाँ पर ठगा तो जनता जा रही थी ठगी। अगर इस कानून से दिक्कत, जिसको भी दिक्कत है, इसका मतलब वो ठग है, वो जनता ठगना चाहता है। बहुत एक लाइन की बात बताएं,
वो जनता ठगना चाहता है, उसकी मंशा, उसकी नीयत ठीक नहीं, उसकी नीयत में भयंकर खोट। इसलिए इस कानून पर जो भी केंद्र कर रहा है, ये बहुत ठीक नहीं कहा जाएगा। बाकी रही बात, फैसला पलटेंगे, पलटवाएँगे, वो तो सामने आएगा, मोदी जी की मंशा। और एक बात और, आपने कहा कि आम दर्शक तय करें। आम दर्शक तो पता है क्या तय करेंगे, आम दर्शक पता नहीं रुचि लेंगे कि नहीं लेंगे। खास दर्शकों का कमेंट आएगा। जब पहले ये फैसला आया था तो हमारे शो में आया कि सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को बताएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अब दिक्कत क्या है कि वो उतने पढ़ते हैं जितना आईटी सेल वाले लिखते हैं। इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति को शपथ भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। है। राष्ट्रपति की शपथ प्रधानमंत्री जी नहीं दिलवाते हैं। राष्ट्रपति को ओथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट नहीं के भारत। और राज्यपालों को शपथ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलवाता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलवाते हैं। ये भी अब ध्यान रखें। बताओ आप, ये दिक्कत है कि ये भक्त आप कितनों मनसा, वो कहेंगे ना मोदी जी जो कहेंगे उसी में देश का भला है, कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के सिर्फ राहुल गांधी या विपक्ष नहीं टारगेट है भक्तों के, भक्तों का एक राहुल गांधी के समकक्ष एक टारगेट अब है, वो है सुप्रीम कोर्ट। जब जब सुप्रीम कोर्ट कोई सुधारात्मक कदम उठाता है, संविधान के मूल भावनाओं की रक्षा के लिए फैसले करता है, ये भड़क जाते हैं और क्या क्या आप शब्द गालियां देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। उतना अगर हम लोग दे दें तो जेल चले जाएंगे, उतना क्या उसका 1% भी बोल दे तो जेल चले जाएंगे। खैर, हम तो सवाल उठाते हैं, हम न्यायिक फैसलों पर भी सवाल उठाते हैं। वो हक दिया है हमको, संविधान ने हक दिया है हमको, तो हम उठाते हैं और इसलिए इस पर भी चर्चा लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा गहराई से आपने इन चीजों को, गंभीर विषय को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए और आप लोग खुद फैसला करिए देश का। नमस्कार।